हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशंस ऑफ मेंडल प्रिंसिपल्स। मतलब मेंडल के सिद्धांत जो थे उसमें क्या क्या डिफरेंस पाए जाते थे या इनके अंदर कौन सी वेरिएशंस पाई जाती थी। तो वेरिएशंस ऑफ मेंडल प्रिंसिपल जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो होती है हमारी देखने की, वो होती है लोकस। लोकस क्या होता है? तो सबसे पहले जब हम वेरिएशंस ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएशंस ऑफ मेंडल प्रिंसिपल, वेरिएशन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल। तो जब हम वेरिएशन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं इससे पहले हमको देखना होता है एक टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है लोकस। लोकस क्या होता है? तो हम जानते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं वो जीनों के ऊपर उपस्थित होते हैं। तो जो भी जीन होते हैं या गुणसूत्र जो होते हैं वो गुणसूत्र कहाँ है? जीनों के ऊपर होते हैं। तो गुणसूत्रों के ऊपर जो जीनों की व्यवस्था होती है या अरेंजमेंट जो कहते हैं, तो वही चीज क्या होती है? लोकस होती है। तो लोकस क्या है? गुणसूत्रों पर, गुणसूत्र पर जीन की स्थिति जिसको कहते हैं। तो ये स्थिति जो होती है इसी चीज को हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। मान लिया ये कोई गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है। अब देखते हैं हमने क्या कहा, गुणसूत्र है ये, और गुणसूत्रों पर क्या होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डॉट है इधर मान लिया कि हमने कोई कैपिटल टी नाम का ये जीन पाया जा रहा है। तो ये जो जीन की स्थिति या टी की स्थिति जो है वो क्या होती है हमारे लिए? ये होती है लोकस। तो सबसे पहले जब हम जीन अंतःक्रियाएं पढ़ते हैं या जीन इंटरेक्शंस पढ़ते हैं तो इस जीन इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए हमको बहुत सी ज़रूरी डेफिनेशन जो थी वो हमने देखी अभी। लोकस क्या है? तो लोकस क्या होता है? गुणसूत्रों के ऊपर जीनों का अरेंजमेंट या उनकी स्थिति क्या होती है। तो हमने देखा है यहाँ पर कि कैपिटल जी टी जो था वो कैपिटल डी जीन पर यहाँ उपस्थित है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? एक टाइप से हमारा लोकस हो गया। अब हम पढ़ते हैं जीन इंटरेक्शंस के टाइप। टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन, मतलब जीन अंतःक्रिया के प्रकार। जीन अंतःक्रिया के प्रकार। तो अब ये जो जीन इंटरेक्शन होता है या जीनों के बीच में जो अंतःक्रियाएं होती है वह अंतःक्रियाएं हमारे दो टाइप से होती हैं। तो फर्स्ट जो जीन इंटरेक्शन होता है या जीन अंतःक्रियाएं होती है वो पहली होती है इंट्रा एलिक जीन इंटरेक्शन। इंट्रा एलिक जिसको कहते हैं फर्स्ट, और जो सेकेंड टाइप की होती है वो होती है इंटरजेनिक। इंटरजेनिक, इंटरजेनिक, या इसको हम दूसरा बोल सकते हैं नॉन एलिलिक भी इसे कह सकते हैं। तो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन इसको हम कहते हैं हिंदी में अयुग्म विकल्पी जीन अंतःक्रिया। अयुग्म विकल्पी जीन अंतःक्रिया। तो अब दोनों टाइप की जो स्थितियाँ थी, तो ये जीन इंटरेक्शन के कौन कौन से दो टाइप थे? तो एक तो इंट्रा एलिलिक है और दूसरा जो है इंटरजेनिक, या इसको हम नॉन एलिलिक भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शंस जो होता है वो जीन अंतःक्रिया किस टाइप से होती है। हमने अभी पहले पढ़ा था लोकस क्या होता है, तो गुणसूत्रों के ऊपर क्या थी? जीनों की स्थिति थी। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक जीन जो होता है, एक जीन के दो एलील्स समझते हैं। एलील्स क्या होता है? युग्म विकल्पी जिसको कहते हैं। तो एक जीन के दो युग्म विकल्पी, एक जीन के दो युग्म विकल्पी जो क्या होते हैं? किसी भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स या संजात गुणसूत्र जो होते हैं उस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर ही लोकेटेड होते हैं या लोकस होते हैं, लोकस पे पाए जाते हैं। तो दो युग्म विकल्पी जो कहाँ स्थित है?
समजात, जो समजात गुणसूत्र पर, जो समजात गुणसूत्रों पर एक ही लोकस पर, एक ही लोकस पर पाए जाएं, या इसको एवं हम इसको क्या कह सकते हैं कि इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होगा, एक जीन के दो युग्म विकल्पी जो कि कहाँ उपस्थित है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर या समजात गुणसूत्रों पर एक ही लोकस पर पाए जाते हैं। तो एवं इसको क्या कहेंगे हम, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इनके बीच जो अंतःक्रिया को इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शंस कहते हैं। इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन या अंतःएलिलिक जीन अंतःक्रिया भी इसे हम कह सकते हैं। तो अब ये जो इंट्रा एलिलिक जीन इफेक्ट है, हमने क्या कहा, एक जीन के दो क्या है, युग्म विकल्पी हैं या दो एलील्स हैं, और दो एलील्स जो होते हैं वो कहाँ उपस्थित है, समान गुणसूत्र मतलब समजात या होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, तो इस टाइप के इंटरेक्शन को इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। इसको हम इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि ये एक जीन है, एक जीन के क्या कहा, दो युग्म विकल्पी, एक युग्म विकल्पी दूसरा युग्म विकल्पी, और जो कि कहाँ उपस्थित है, जो समजात गुणसूत्र मतलब समान गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर उपस्थित है। तो ये जो थे वो स्थिति क्या है, इंट्रा एलिलिक की, और यहाँ पर उसके समजात गुणसूत्रों पर एक ही लोकस पर पाया जाए, मतलब इन दोनों की लोकस की स्थितियाँ भी सेम स्थितियाँ होती है। ये हमने देख लिया, ये क्या है, एक लोकस होते हैं, लोकस है, इसको हम कह सकते हैं ये जो जीन था वो कैपिटल टी जीन है, और ये वाला जो जीन है वो स्मॉल टी जीन है। अब इन दोनों जीन के मध्य में क्या हो रहा है, अगर इंटरेक्शंस हो रहा है या अंतःक्रियाएं हो रही हैं, तो इस टाइप का जो अंतःक्रिया या इंटरेक्शन होता है वो इंट्रा एलिलिक जीन अंतःक्रिया या इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शंस भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये स्थिति आई होप सो समझ में आ गई होगी। और ये जो इंट्रा एलिलिक या इंट्रा एलिलिक जीन इफेक्ट होता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो वो होता है अपूर्ण प्रभावितता। इसका बेस्ट एग्जांपल अपूर्ण प्रभावितता, और दूसरा जो होता है वो होता है सह प्रभावितता। सह प्रभावितता। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड स्थिति अपूर्ण प्रभावितता जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और सेकेंड जो कोडोमिनेंस है जिसको हम कहते हैं सह प्रभावितता या कोडोमिनेंस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड स्थिति पर आते हैं कि सेकेंड प्रकार का जीन अंतःक्रिया क्या होती है, या अयुग्म विकल्पी जीन अंतःक्रिया या इंट्राजेनिक नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं वो अलग अलग जीनों के मध्य अलग अलग जीनों के मध्य युग्म विकल्पी अलग अलग, अब पहले क्या था, एक ही जीन पर था, अब यहाँ पर क्या होंगे कि अलग अलग जीनों के मध्य या अलग अलग जीनों के मध्य जो युग्म विकल्पी थे वो क्या होंगे, जो समान भी हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर समजात मतलब समान थे, अब यहाँ पर समजात के साथ में असमान भी पाए जा सकते हैं। जो समान या अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाएं, अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाएं, तो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाए, और साथ में ही इनमें क्या होगी कि एवं इनके मध्य में क्या होगी, अंतःक्रिया होगी, इनके मध्य या इनके में आपस में इनके मध्य आपस में
इंटरेक्शन हो, अंतःक्रिया हो मतलब कि, तो इसे हम कहते हैं इंटरजेनिक 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 जीन अंतःक्रिया कहते हैं। अब इसको हम दूसरा क्या कहते हैं हिंदी में, अयुग्म विकल्पी जीन अंतःक्रिया भी इसे कह सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि हमने क्या कहा, अलग अलग जीनों के मध्य में युग्म विकल्पी जो होते हैं या एलील्स जो होते हैं वो समान क्रोमोसोम्स पर या समान गुणसूत्र पर या कभी कभी अलग अलग गुणसूत्रों पर भी यह पाए जाते हैं, और उनके साथ में इस प्रकार के जीनों के मध्य में इंटरेक्शंस होता है, तो वह इंटरेक्शन इंटरजेनिक या नॉन एलिनिक जीन इंटरेक्शंस भी इसे हम कहते हैं। ये हुए समान प्रकार के, या दूसरे ये दो मान लिए हमने, ये असमान प्रकार के गुणसूत्र है, और इन पर ये क्या है, जीनों की स्थिति, और जीनों की स्थिति जो होती है जिसे हम कहते हैं लॉकस के नाम से जानते हैं। तो लॉकस जो होता है वो यहाँ पर एक ये माना, इसको हमने कैपिटल टी जीन, ये स्मॉल टी जीन, और ये वाला जो जीन है उसको मान लेते हैं कैपिटल पी जीन, और इसको जो माना है हमने स्मॉल पी टाइप का जीन, इसको हमने मान लिया। तो माना है अगर इसकी इंटरेक्शन अगर समान समान प्रकार में हो तो ये होगा समान समान प्रकार के, और अलग अलग टाइप में कहा तो अलग अलग प्रकार में क्या हो जाएगी, इन दोनों जीनों के मध्य के अगर इंटरेक्शन होता है तो ये असमान प्रकार के गुणसूत्रों पर क्या हो जाएगी, इंटरेक्शंस का मेथड हो गया। तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन है अंतःक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं अंतर्जनिक या इंटरजेनिक अयुग्म विकल्पी जीन अंतःक्रिया के नाम से जानते हैं। और इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स अगर देखें हम तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड जो होता है इसका एग्जांपल प्रबलता या डोमिनेंस। थर्ड एग्जांपल इसका अगर हम और देखें तो होगा वो बहुजीनी वंशावृत्ति जो होती है, वो भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल होते हैं, बहुजीनी वंशावृत्ति। और दूसरा एक और एग्जांपल सप्लीमेंट्री जीन्स जो होते हैं, सप्लीमेंट्री जीन फोर्थ। अब हमने देखा इस इतनी वीडियो के अंदर कि जो जीन अंतःक्रिया के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप इंट्राएलिनिक जीन इंटरेक्शन का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल अपूर्ण प्रभाविता को हम आज पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता, जो कि वेरिएशंस ऑफ मेंडल प्रिंसिपल्स का एक बेस्ट एग्जांपल होता है। तो फर्स्ट हम अभी पढ़ने जा रहे हैं जो कि अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता जो होती है, इसके पहले तो हम इसको अन्य किन नामों से जानते हैं वो भी देख लेते हैं। इसको हम दूसरा कह सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो कहते ही हैं, साथ में इसको दूसरा कह सकते हैं मिश्रित वंशावृत्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है। मिश्रित वंशावृत्ति जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के नाम से भी इसे जानते हैं, या दूसरा इसको कह सकते हैं मध्यवर्ती प्रभाव। मध्यवर्ती प्रभाव, या दूसरा इसको इंग्लिश में अगर इसी को कहें तो ये होता है इंटरमीडिएट इफेक्ट। इंटरमीडिएट इफेक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब
दो तीन नाम के नाम से तो इसे जाना जाता है। फर्स्ट एक तो कहते हैं इसको अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड मिश्रित वंशावती या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, थर्ड मध्यवर्ती प्रभाव या इनहेरिटेंस, इंटरमीडिएट इफेक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो फर्स्ट में इसके नाम देख लिए कि ये होता क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, उसको अन्य किन किन नामों के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये जो अपूर्ण प्रभाविता होती है वो किसका उदाहरण थी, तो ये इंट्रा एलिनिक जीन इफेक्ट का उदाहरण थी। सबसे पहले इंट्रा एलिनिक जीन इंट्रैक्शन, इसका तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है ही। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि अपूर्ण प्रभाविता होती है, इस अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किसके अंतर्गत या किसके अंतर्गत ये हमको देखने को मिलती है प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो अपूर्ण प्रभाविता किसका उदाहरण है ये पूछा जाए तो वो इंट्रा एलिनिक जीन इंट्रैक्शन का तो उदाहरण है ही, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल क्या है, तो वह एग्जाम्पल होती है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा प्लांट्स जो होता है मिराबिलिस जलापा प्लांट, तो इस पादप के अंतर्गत क्या होता है कि अपूर्ण प्रभाविता हमको बहुत ही सही तरीके से देखने को मिलती है। इस मिराबिलिस जलापा पादप जो है इसको इन शॉर्ट में एक और नाम से भी इस प्लांट को हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है, 4 o'clock प्लांट। और दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो होता है एंथ्रीहिनम, एंथ्रीहिनम मेजस, एंथ्रीहिनम मेजस, इन दोनों नाम से इसको जाना जाता है। प्लस अब एंथ्रीहिनम मेजस को भी एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर। और या फिर इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन के नाम से भी इस एंथ्रीहिनम मेजस को हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो हमने देखे कि अपूर्ण प्रभाविता को किस अन्य नामों के किसमें जाना जाता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब हम देखते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता होती क्या है। तो अपूर्ण प्रभाविता देखते हैं हम क्या है सबसे पहले तो अपूर्ण प्रभाविता जो होती है वो अपूर्ण प्रभाविता है क्या, तो ये जो मेंडल थे, मेंडल ने क्या बताया था कि F1 जनरेशन जब प्राप्त होती है तब उसमें प्रभावी लक्षण जो होते हैं वह अप्रभावी लक्षण को अपना इफेक्ट शो नहीं करने देते हैं। ये बात कही थी मेंडल के नियमानुसार ये बताया था। लेकिन जब अपूर्ण प्रभाविता को पढ़ा जाता है तब क्या होता है कि इस प्रकार का जो मेंडल का नियम था वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, जब F1 पीढ़ी के अंतर्गत इन्होंने अपूर्ण प्रभाविता में देखे तो F1 पीढ़ी जो होती है, इस F1 पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी लक्षण वाला कोई भी सीन यहाँ पर देखने को हमको नहीं मिलता है। प्रभावी अप्रभावी संबंध नहीं देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है पितु कि एक दूसरा लक्षण यहाँ पर देखने को मिलता है जो क्या होता है, जो मिश्रित फिनोटाइप होता है पितु। यह अपितु यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक मिश्रित फिनोटाइप, एक मिश्रित फिनोटाइप देखने को मिलता है। अब दूसरा मिश्रित फिनोटाइप हमको यहाँ पर देखने को मिलता है वो भी कहाँ दिखेगा, F1 जनरेशन के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इस प्रकार का जो लक्षण देखने को मिलता है वो क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं या पैतृक जो होते हैं, इन पैतृक से बिल्कुल ही अलग होता है। मिश्रित फिनोटाइप देखने को मिलता है जो क्या होता है, जो
पेरेंट्स जो होते हैं उन पेरेंट्स से डिफरेंट होता है या भिन्न होता है। ये हो गई अपूर्ण प्रभावितता की डेफिनेशन की F1 पीढ़ी जो है, इस F1 पीढ़ी के अंतर्गत प्रभावी और अप्रभावी संबंध जो होता है, मतलब प्रभावी और अप्रभावी संबंध किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। प्रभावितता का नियम या डोमिनेंस लॉ कहते थे जिसको, उसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण जो होते हैं इनको अपना इफेक्ट शो नहीं होने देते हैं। तो यह जो चीज़ थी वो अपूर्ण प्रभावितता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर बिल्कुल क्या देखने मिल रहा है, एक मिश्रित फिनोटाइप या ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। और ये ब्लेंडिंग जो होती है या मिश्रित फिनोटाइप जो है वो क्या होता है, बिल्कुल ही पेरेंट्स जो होते हैं या पैतृक जो होते हैं इन पेरेंट्स से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। अब एक बात और स्टार करके यहाँ पे हम लिखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि प्रभावी युग्म विकल्पी या डोमिनेंट एलील्स जो होते हैं, प्रभावी युग्म विकल्पी अपूर्ण रूप से या इनकम्प्लीटली क्या होते हैं, डोमिनेंट एलील जो है इनकम्प्लीटली क्या होंगे, जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं या अप्रभावी लक्षण जो होते हैं या अप्रभावी एलील्स या युग्म विकल्पी जो हैं उन पर प्रभावी होते हैं या डोमिनेंट होते हैं, लेकिन कैसे हैं, इनकम्प्लीटली है। इसीलिए तो इसको कहते हैं अपूर्ण प्रभावितता, इनकम्प्लीटली हो रहा है, यहाँ पर इफेक्ट शो कर रहे हैं प्रभावी लक्षण भी, लेकिन वह इनकम्प्लीटली हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभावितता। तो अप्रभावी युग्म विकल्पी पर प्रभावी है, ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी कि जो डोमिनेंट एलील्स है वो इनकम्प्लीटली क्या होते हैं, जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं या रिसेसिव एलील्स हैं उन पर क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट्स होते हैं। तो मतलब प्रभावी कैरेक्टर उस पर इफेक्ट शो कर रहे हैं लेकिन अपूर्ण रूप से हो रहा है ये सब, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल हमने बताया था कि मिराबिलिस जलापा पादप जो था, वो मिराबिलिस जलापा पादप क्या होता है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो अब उसी का एग्जाम्पल लेके हम F1 इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इसका जो अपूर्ण प्रभावितता थी उसको सबसे पहले कहाँ देखा था हमने, मिराबिलिस जलापा पादप के अंतर्गत देखते हैं। तो मिराबिलिस जलापा में, मिराबिलिस जलापा इसको और किस नाम से जानते हैं, तो 4 o'clock प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसी को एग्जाम्पल लेकर हम इसकी स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मेंडल का लॉ था, मेंडल का लॉ क्या कहता था कि यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं, एक रेड फ्लावर लेते हैं, एक मतलब एक प्रभावी कैरेक्टर लिया, यहाँ पर हमने माना कि एक प्रभावी कैरेक्टर लिया कैपिटल T लंबापन, और दूसरा बोना लक्षण लिया या ड्वार्फनेस जो कि अप्रभावी था। अब कैपिटल T 2 युग्मक लिए गए, अब इनसे गैमेट्स बनेंगे कैपिटल T और इससे गैमेट्स बनना स्मॉल t। अब इन दोनों की क्या कराई जाती है, क्रॉसिंग कराते हैं। तो क्रॉसिंग करने पर क्या प्राप्त होता है, कैपिटल T स्मॉल t। ये कैरेक्टर जो प्राप्त हुआ वो क्या था, F1 जनरेशन। ये क्या था, अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार था ये चीज़, है ना। तो ये मेंडल के अकॉर्डिंग, प्रभावितता के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रभावी लक्षण लंबापन था, जो कि अप्रभावी लक्षण बोनेपन पे क्या होता है, प्रभावी होता है। तो यहाँ जो पादप F1 जनरेशन में प्राप्त होंगे वो सारे कैसे होंगे, लंबे प्राप्त होते हैं। ये तो थी मेंडल की स्टोरी। अब अगर हम यहाँ अभी क्या पढ़ रहे हैं, अपूर्ण प्रभावितता। तो अपूर्ण प्रभावितता जो थी वो मिराबिलिस जलापा में सबसे पहले किसने बताई थी, कार्ल कोरेंस ने। कार्ल कोरेंस ने सबसे पहले मिराबिलिस जलापा में अपूर्ण प्रभावितता को बताया और समझाया। तो सबसे पहले उन्होंने एक लक्षण लिए थे कैपिटल R, जो कि मतलब क्या थे, रेड फ्लावर या लाल पुष्प थे, लाल पुष्प रेड फ्लावर्स थे। ये क्या है, डोमिनेंट मतलब प्रभावी है। अब
दूसरा अप्रभावी लक्षण यहाँ पर लिया था वो थे श्वेत पुष्प, मतलब सफेद पुष्प, व्हाइट फ्लावर्स दिए थे, व्हाइट। तो अब दो प्रकार के यहाँ पर कैरेक्टर ले लिए गए थे दो। अब ये जो थे वो तो क्या थे, इसके पेरेंट्स थे, मतलब पैतृक थे। एक कैपिटल आर रेड फ्लावर्स लिए थे और अप्रभावी जो थे वो क्या लिए थे, व्हाइट लिए थे। अब इनसे गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स किस टाइप से बनेंगे, कैपिटल आर और ये था स्मॉल आर, दोनों गैमेट्स बन चुके हैं। अब इनका क्या होगा, क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग होगी तो क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, दो गैमेट्स ले लिए। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर ये क्या है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मेंडल होना क्या चाहिए था कि लाल पुष्प जो प्रभावी है वो श्वेत पुष्प जो है अप्रभावी लक्षण ऊपर क्या होना चाहिए थे, प्रभावी होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लक्षण नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि एक मध्यवर्ती फिनोटाइप्स देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पर न तो लाल कैरेक्टर्स मिलते हैं न ही व्हाइट कैरेक्टर्स मिलते हैं। यहाँ पर जो पुष्प बनते हैं वो कौन से बन जाते हैं, पिंक कलर के या गुलाबी रंग के बनते हैं। अब गुलाबी रंग के कैसे बने, तो ये हम देखते हैं कि F1 जनरेशन जब हमको प्राप्त हुई तो पेरेंट्स हमने कैसे लिए थे, पिंक मिले, ये क्या है, F1 जनरेशन है हमारी, है ना। तो ये F1 जनरेशन पिंक मिले और ये पिंक क्या है, मध्यवर्ती फिनोटाइप या इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स में इसको हम कह सकते हैं, पिंक जो कलर आया हो। अब ये पिंक आया कैसे, सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये एक चेकरबोर्ड बनाते हैं, इसमें पैतृक लिए थे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, और दूसरा लक्षण क्या था, स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो इन दोनों की क्रॉसिंग होगी तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों की क्रॉसिंग कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस टाइप से जब इनकी क्रॉसिंग कराई जाती है चेकरबोर्ड में F1 जनरेशन हेतु, तो F1 जनरेशन में क्या प्राप्त होता है कि सारे जो प्लांट्स हो रहे हैं वो इंटरमीडिएट स्थिति में प्राप्त हो रहे हैं, कोई भी यहाँ पर लाल प्राप्त हो रहा है न तो व्हाइट प्राप्त हो रहा है। तो रेड भी नहीं मिल रहा है, व्हाइट भी नहीं मिल रहा है, दोनों के बीच की स्थिति थी जो कि पिंक प्राप्त होती है या गुलाबी प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं मध्यवर्ती फिनोटाइप, इसे हम कह सकते हैं। तो ये F1 जनरेशन इस टाइप से बनती है। तो F1 जनरेशन को इसको एक बार और समझाने के लिए हम बता सकते हैं कि जैसे मैं आपको अगर एक रेड कलर की वाटर बॉटल दे दूँ, पेंट का बॉटल दे दूँ, और सेकंड जो हो सकता है कि एक वाइट कलर का बॉटल दे दूँ, तो इन दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो क्या कलर प्राप्त होगा, हम दोनों रेड को और व्हाइट को मिक्स करेंगे तो उनको प्राप्त होती है एक पिंक कलर प्राप्त होता है। तो इसी टाइप से यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर भी सेम वैसा ही हुआ कि रेड फ्लावर्स और व्हाइट फ्लावर्स दोनों को कॉम्बाइन कर देते हैं, तो इधर डोमिनेंट और इन रिसेसिव कैरेक्टर्स वाला जो रिलेशनशिप होता है, इस प्रभावी अप्रभावी संबंध को देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट कंडीशन या मध्यवर्ती फिनोटाइप प्राप्त होता है जो कि क्या होता है, पिंक प्राप्त होता है। तो इस टाइप से हमको अभी प्राप्त हो गई, पिंक कलर प्राप्त हो गया और F1 जनरेशन प्राप्त हुई। वो पिंक कलर क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, अपूर्ण प्रभावितता के कारण या इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण हमको ऐसा दिखाई दिया था। अब F1 जनरेशन तो हमको पिंक मिल गई, अब F1 जनरेशन से हमको दूसरा क्या प्राप्त करना है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन प्राप्त कराने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, मतलब इसी में इसी का क्रॉस कराएंगे। तो ये जो हो गई वो सेल्फिंग मतलब स्वपरागण। तो सेल्फिंग या स्वपरागण जब हम कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होती है, F2 जनरेशन। इसको ये मेंडल का लॉ जो कि हमने समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं F2 जनरेशन कैसे प्राप्त करेंगे। F2 जनरेशन जब हमको प्राप्त करनी है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या मिला है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक चेकर बोर्ड, एक कैपिटल आर दूसरा है स्मॉल आर, एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर। अब ये दोनों का क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर।
मतलब कैपिटल आर जो कि हमने पेरेंट्स में लिया था, कौन सा कलर है, लाल। कैपिटल आर और स्मॉल आर जो कि हमने पेरेंट्स में नहीं लिया था, तो ये जो कैरेक्टर्स थे वह कैरेक्टर्स क्या होंगे, जो कि हमको F1 जनरेशन के अंतर्गत इंटरमीडिएट कंडीशंस में मिले थे, जो कि क्या थे हमारे, पिंक या गुलाबी थे, ठीक है। तो ये जो दो स्थितियां बनी है वो इंटरमीडिएट F1 जनरेशन से प्राप्त होने वाली कंडीशंस थी। और ये स्मॉल आर जो कि हमने पेरेंट्स में इसको लिया था, तो ये कौन से फ्लावर्स थे, ये श्वेत पादप थे या श्वेत पुष्प प्राप्त हुए थे। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर क्या प्राप्त कर ली, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन दोनों जब हमने प्राप्त कर लेती है, तो हम अब प्राप्त कर देखते हैं इसका लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात दोनों ही देखते हैं। तो मेंडल के अकॉर्डिंग अलग रेशो प्राप्त हुआ था और यहाँ पर कार्ल लॉरेंस के अकॉर्डिंग अपूर्ण प्रभावितता में अलग इफेक्ट शो होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि लक्षण प्रारूप क्या हो रहा है कि एक लक्षण तो हमको रेड मिल रहे हैं, दूसरे दो लक्षण जो थे वो कैसे मिल रहे हैं, पिंक मिल रहे हैं, और जो एक लक्षण है वह वापस के साथ मिल रहा है श्वेत। मतलब इसका जो लक्षण प्रारूप रेशो होता है या फिनोटाइपिक रेशो है वो 1:2:1 प्राप्त होता है। और नेक्स्ट जीन प्रारूप अनुपात होता है। जीन प्रारूप अनुपात देखे हम कैपिटल आर के वाले कितने कैरेक्टर्स हैं, तो वो भी केवल एक होता है। फिर नेक्स्ट देखे कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, मतलब संयुग्मज विषमयुग्मज अवस्था के अकॉर्डिंग देखते हैं हम जीन प्रारूप अनुपात को, तो वो होते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हैं, 2 प्लांट्स है, तो ये रेशो निकल गया 2। फिर लास्ट कैरेक्टर यहाँ पर है स्मॉल आर जो कि वो भी कितना है, एक ही लक्षण, एक ही फ्लावर हमको ऐसा प्राप्त होता है। तो इस टाइप में क्या होता है कि जब आप अपूर्ण प्रभावितता के अंतर्गत जीन प्रारूप अनुपात तथा लक्षण प्रारूप अनुपात जब हम प्राप्त करते हैं, तो इसका रेशो जो होता है दोनों का ही सेम रेशो प्राप्त होता है, जो कि 1:2:1 होता है दोनों का ही, जीनोटाइप का भी और फिनोटाइप रेशो जो होता है वो भी सेम होता है। अब हम बात करें, एक छोटी सी बात रह चुकी है, जो कि एलील्स होते हैं यहाँ पर या युग्म विकल्पी जो होते हैं वो यहाँ पर क्या दर्शाते हैं, अर्ध प्रभावितता दर्शाते हैं या सेमी डोमिनेंस बताते हैं। एलील्स या युग्म विकल्पी एलील्स जो है यहाँ पर वो क्या दर्शा रहे हैं, सेमी डोमिनेंस बताते हैं। सेमी डोमिनेंस जिसको हम कहते हैं अर्ध प्रभावितता शो करते हैं। तो एलील्स या युग्म विकल्पी है वो यहाँ पर क्या बताते हैं, अर्ध प्रभावितता, मतलब प्रभावितता तो दर्शाते हैं लेकिन वो कैसे बताते हैं, अपूर्ण रूप से दर्शाते हैं या अर्ध रूप से, सेमी डोमिनेंस बताते हैं, मतलब आधा इफेक्ट शो करते हैं। इसीलिए तो यह जो नियम होता है या ये जो नियम है वो अपूर्ण रह चुका है या इनकम्प्लीट है। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि वेरिएशन ऑफ मेंडल्स लॉ के अंतर्गत अपूर्ण प्रभावितता जो होती है वो मिराबिलिस जलापा पादप जो है उसमें कार्ल लॉरेंस ने किस टाइप से समझाई। थैंक यू।